बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा अधिराज नाम का आलसी राजा रहता था। वो अपनी प्रजा की समस्याओं से बेखबर था। उसका मानना था कि महल में आराम करना ही राजा का असली अधिकार है। राजा महल के बड़े से बिस्तर पर लेटा हुआ है। चारों ओर नौकर चाकर उसे पंखा घुमा रहे हैं। महल के बाहर किसान और आम लोग शिकायत कर रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है, हमारे खेत सूख रहे हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। राजा को तो कोई परवाह ही नहीं, वो तो महल में सोया रहता है। राजा अधिराज को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। ये छोटे मोटे काम करने के लिए मेरे मंत्री हैं, मैं क्यों परेशान हूँ। लेकिन राजा जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। उस रात जब पूरा महल सो रहा था, अचानक एक अजीब सी आवाज पूरे महल में गूंजने लगी। राजा चौंक कर जाग गया। महल के बड़े दरवाजे अपने आप खुल गए। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राजा को लगा कि उसका वहम है और राजा दोबारा से सो गया। अब अगले दिन सुबह महल में एक रहस्यमय व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था। वो आदमी सीधा राजा के दरबार में पहुंच जाता है। महाराज, आपके राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिस संकट से इस राज्य को आप ही बचा सकते हो। कैसा संकट? महाराज, आपके महल के नीचे एक रहस्य छुपा है, जो आपके जीवन और इस राज्य की या तो किस्मत बदल सकता है या राजा को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। ये महल मेरे पूर्वजों का है, यहाँ कोई रहस्य नहीं है। यकीन ना हो तो इस नक्शे को देखिए। नक्शे में महल के नीचे एक गुप्त सुरंग और एक छिपे हुए खजाने का जिक्र था। इसमें तो किसी खजाने का जिक्र है। महाराज, ये खजाना आपके महल के नीचे कई 100 साल पुराना है, जिसको आपके पूर्वजों ने दबाया था। लेकिन इस खजाने के साथ एक रहस्य भी है। कैसा रहस्य? आपके पूर्वजों ने एक राक्षस को मारकर आपके महल के नीचे दफन दिया था और उसी के साथ ढेर सारा खजाना भी वहां छोड़ दिया था। मुझे उस राक्षस के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अगर ये खजाना मेरे महल के नीचे है तो मैं इसे खुद ढूंढ लूंगा और इसकी मदद से मैं अपने राज्य का विकास करवाऊंगा। राजा उस अजनबी और अपने कुछ सैनिकों को लेकर महल के नीचे सुरंग को ढूंढने के काम में लग जाते हैं। कुछ ही देर के अंदर उन्हें वो सुरंग का रास्ता मिल जाता है। सुरंग में घुसते ही अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। महाराज, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरपोक मत बनो, चलो आगे। कुछ ही देर के अंदर वो सुरंग के पास पहुंच जाते हैं। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कमरा मिलता है, जहां एक सुनहरा ताबूत रखा था। महाराज, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर हमें ये खजाना चाहिए तो हमें ये एक नई परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उस परेशानी से अपने राज्य को सिर्फ आप ही बचा पाओगे। कुछ भी हो जाए, मुझे ये खजाना चाहिए। राजा अब उस ताबूत को हटाता है और नीचे उसे एक दूसरी सुरंग मिलती है। राजा अपने सैनिकों के साथ उस सुरंग के अंदर जाता है और उसे वहां पर कई सारे सोने के सिक्के और जेवरात और खूब सारा खजाना भी मिलता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है, इस सारे खजाने को ऊपर महल के शाही खजाने तक पहुंचाया जाए, वो भी जल्द से जल्द। सैनिक ऊपर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें सुरंग में भूकंप महसूस होता है और वो अजनबी कहता है, हमें जल्द से जल्द इस सुरंग से निकलना होगा, नहीं तो हम इस खजाने के साथ यहीं पर दफन हो जाएंगे। जल्दी से राजा अपने सैनिकों के साथ खजाना लेकर सुरंग से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ सुरंग में ताबूत से एक पुरानी आत्मा निकलती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये आत्मा और कोई नहीं
वो राक्षसी होता है। अब मैं दोबारा से आजाद हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ राजा उस खजाने को अपने शाही खजाने के साथ डलवा देता है और अपने मंत्रियों को आदेश देता है। इस खजाने से महल में मेरे आराम के लिए और भी साजो सामान लाया जाए। दूसरे राज्यों से मेरे लिए और भी कई सारे यंत्र लाए जाएं, जिससे मैं उन सब का इस्तेमाल अपने आराम के लिए कर सकूं। लेकिन महाराज, आपने तो कहा था कि इस खजाने से हम अपने राज्य का विकास करेंगे। हाँ, मैं वो भी करवाऊंगा, लेकिन पहले अपने आराम के लिए तो कुछ कर लूं। ठीक है महाराज। राजा के आराम के लिए अब दूसरे देशों से एक आलीशान सिंहासन और अपने आप घूमने वाला पंखा मंगाया जाता है, ताकि राजा के आराम में कुछ कमी ना आए। ये है राजा का राज्य, जहाँ पर एक आदमी रात के समय अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी पीछे से कोई उसे आवाज़ लगाता है। वो मुड़ के देखता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। कौन है वहाँ? लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो आदमी अपने घर के पास पहुँचता है, उस पर पीछे से कोई हमला कर देता है। अगली सुबह उस आदमी की पत्नी राजा के दरबार में आती है और अपने पति के गायब होने की शिकायत राजा से करती है। महाराज, कल से मेरे पति घर नहीं पहुँचे हैं। मंत्री, क्या हो रहा है? हमारे राज्य से लोग गायब हो रहे हैं। इसका क्या इलाज हो सकता है? मंत्री अपने सैनिकों के साथ गांव की तरफ निकलता है। गांव के कई लोगों से पूछने के बाद उसे कुछ पता नहीं चलता, इसलिए मंत्री वापस आ जाता है और उसी रात गांव से और भी कुछ लोग गायब हो जाते हैं। अगली सुबह राजा के दरबार में। मंत्री, क्या हो रहा है? हमारे राज्य से लोग गायब हो रहे हैं। इसका क्या इलाज हो सकता है? तभी दरबार में वो अजनबी आता है। ये तो होना ही था महाराज। आपने उस खजाने को वहां से उठाकर उस राक्षस को जो जगा दिया है। अब तुम ही बताओ, इसका क्या इलाज हो सकता है? महाराज, इसका तो सिर्फ एक ही इलाज है। आपके पूर्वजों ने ही उसे उस सुरंग में कैद किया था और अब वो आपकी वजह से बाहर आया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाकर उससे अपने राज्य को बचाएं। क्या मुझे उस राक्षस के पास जाना होगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। महाराज, इसके सिवा और कोई उपाय भी नहीं है। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा? महाराज, आपको वापस से उसी सुरंग के अंदर जाना होगा और जो वो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। तभी वो आपको आपके राज्य को मुक्ति देगा। ठीक है, मैं अपने राज्य के लिए कुछ भी करूंगा। महाराज, पर इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी करूंगा। अगला दिन होते ही राजा उस सुरंग की तरफ दोबारा निकल पड़ता है और किसी तरह से उस सुरंग के अंदर पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर उस राक्षस को बुलाता है। थोड़ी ही देर के बाद वो राक्षस वहां पर आता है। अच्छा, तो तुम वापस आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे यहाँ दफना दिया था और तुम्हारी वजह से मैं यहाँ से निकल पाया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बोलो, तुम्हारा धन्यवाद कैसे अदा करूँ? तुमने मेरे राज्य के कुछ लोगों को बंदी बना लिया है। उन्हें छोड़ दो और हमेशा के लिए चले जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं इसी तरह तुम्हारे राज्य में घूमता रहूंगा और तुम्हारे राज्य के लोगों को जीने नहीं दूंगा। मुझे बताओ, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हें अपने राज्य की फसल काट कर मेरे लिए खाना बनाना होगा और मेरे लिए एक बड़ा हवन भी करना पड़ेगा और हवन का सारा काम तुम्हें खुद अपने हाथ से करना होगा। तुम्हारा कोई भी सैनिक इस काम में तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बस इतना सा काम, ये तो मैं कल ही कर दूंगा। हवन की सब जिम्मेदारी मेरी है। कल हम राज्य में जाकर फसल काट कर लाएंगे और यहाँ पर आकर
उस राक्षस के लिए खाना बनाएंगे। राजा अगली सुबह होते ही राज्य में फसल काटने के लिए निकल पड़ता है। राजा पैदल ही खेत की तरफ जाता है और वहाँ पर फसल काटने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद राजा की हालत बहुत बुरी हो जाती है। ये तो काफी मुश्किल काम है। अभी तो मुझे जाकर खाना भी बनाना है और हवन की तैयारी भी करनी है। मैं ये सब कैसे करूँगा? बड़ी मुश्किल से राजा फसल काटता है और उसे पैदल ही महल की तरफ ले जाता है। महल जाकर राजा खाना बनाने की तैयारी करता है और हवन की तैयारी भी करता है। सभी सैनिक राजा को देखकर चौंक गए थे, क्योंकि पहले राजा पूरे दिन अपने सिंहासन पर बैठा खाता रहता था और पूरे दिन आराम करता था, और अब अपने राज्य के लिए उसने सारे आराम त्याग दिए थे। सब कुछ तैयार होने के बाद राजा खाना लेकर उस सुरंग में जाता है। लो राक्षस, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाया हूँ। अच्छा, तो तुम आ गए, मैं जानता था। लाओ, इसे यहाँ रख दो और अब हवन शुरू करो। राजा हवन शुरू करता है और एक एक करके उसमें आहुति डालता है। कुछ देर के बाद राक्षस कहता है, अब तुम्हें इस हवन में उन सब चीजों की भी आहुति देनी होगी जो तुमने यहाँ से लिए हुए खजाने से खरीदी थी। वो सब तो मेरे आराम का सामान है, मैं उन्हें हवन में कैसे डाल सकता हूँ? राजा, तुम्हें अपने राज्य को बचाने के लिए ये सब तो करना ही होगा। ठीक है, मैं अपने राज्य के लिए कुछ भी करूँगा। राजा अपने सैनिकों से कहकर सारे सामान को मंगवा लेता है और एक एक करके उन सभी को हवन में डाल देता है। कुछ ही देर में हवन खत्म हो जाता है। राजा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मुझे मुक्ति मिल गई। इस तरह से राजा अपने सारे आराम के सामान को त्याग कर अपने राज्य को बचा लेता है और राजा साबित कर देता है कि वो अपने राज्य और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर एक बड़ी चीज़ त्याग मांगती है। हमें अगर जीवन में सफल होना है तो हमें अपने आराम को छोड़ना होगा और उस मुकाम को पाने के लिए जितनी मेहनत मुमकिन हो सकती है हमें उतनी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ध्यान रखें, जीवन में हमेशा अच्छा करें और दूसरों की मदद करें।